अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। पिछली दफ़ा जो मैंने E74 वीज़े के ऊपर जो वीडियो बनाई थी वो पार्ट 1 था और आज की वीडियो पार्ट 2 के मुतालिक है। प्यारे दोस्तों, जो पिछली दफ़ा जिन लोगों ने E7 के लिए वीज़ा अप्लाई किया था उसका मेरिट 68 पर गया था और उन लोगों को वीज़ा मिला था जिन्होंने साबित होगा प्रोग्राम का 5वां लेवल क्लियर किया हुआ था। मतलब है कि आने वाले वक्त में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है और जब इंसान की कोशिश करता है ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जब वो अपना एक कदम उठाता है तो दूसरा कदम खुद ब खुद उसका साथ देता है। आज की हमारी वीडियो E74 वीज़ा के जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसका जो अगला हिस्सा था, यानी कि जो 110 पॉइंट रहते थे उस बारे में है। इंशाल्लाह ताला आप तफसील से ये वीडियो सुनेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। अगर आप इस पे अमल किया तो ये बात दूर नहीं है कि आपके पास भी 7 होगा। इन 110 नंबर में से सबसे जो पहले जो ये जो सुनते जो नंबर होते हैं उनमें जो पहले नंबर पर आता है वो आता है कि आप अपने जो बैंक में पैसे सेविंग करते हैं, जिससे छुंगी चौकुम भी कहते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट। ये इस सेविंग अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसमें आप हर महीने कम से कम 8 लाख वन रखने सेंड करने लाजमी होंगे। इसके अलावा आप 30 लाख वन 20 लाख वन भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो दौरानिया है वो 2 साल का टाइम होगा, यानी कि 2 साल के टाइम तक आप अगर इसमें पैसे जमा कराएंगे तो फिर आपका टाइम ये अकाउंट होगा और उसके पॉइंट मिलेंगे। ये टाइम उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से आप अपने पैसे जमा करना शुरू कर देंगे। तो इसके जो आप पैसे जमा करेंगे इसमें जो है ना, अगर आपने 3 करोड़ वन जमा कराए हैं तो उसके 2 साल के दौरान उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने 6 करोड़ वन जमा कराया है तो आपको 10 पॉइंट, और अगर आपने 10 करोड़ वन जमा कराए हैं तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। ये ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप दोबारा कोरिया में आए हुए हैं और अगर आप कोशिश करें और अपना सेविंग अकाउंट खुलाएं, एक तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी और आपको वीज़ा तब्दील करने में आसानी भी होगी। और ये जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, ये आप अपनी 1 हफ्ते की जो पिछली स्टेटमेंट है वो लगाएंगे तो फिर ये काबिल कबूल होगी। और इसके साथ जो प्रॉपर्टी अगर आप जो खरीदते हैं, आपके पास पैसे हैं, जो मकान की सूरत में भी हो सकती है और ज़मीन की सूरत में भी हो सकती है, ये दोनों इसमें अकाउंट हो सकती हैं। जो आप घर लेते हैं किराए के ऊपर, छुनसे के ऊपर, वो इसमें अकाउंट नहीं होता। इसके लिए भी इसकी जो है ना मुख्तलिफ शरह हैं। अगर आप 5 करोड़ वन का अपना घर खरीदते हैं तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप 8 करोड़ का अपना घर खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके आपको 15 पॉइंट, और अगर आप 10 करोड़ का यानी कि कोई अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं। और ये भी 20 पॉइंट या 10 पॉइंट या 15 पॉइंट उस वक्त काबिल कबूल होंगे जब आप कोई अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंगे, वो भी बूद जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके जरिए लेंगे। तो इसकी जो है ना ये प्रॉपर्टी जो आपको इसका जो दौरानिया है वो कम से कम 1 साल होना लाजमी है, यानी कि जब से आपने लिया है और जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसका टाइम 1 साल होना लाजमी है। और उसके बाद जो अगले जो है ना 15 नंबर आते हैं, वो आते हैं कोरिया में बहुत ज़्यादा मशहूर और आम है, वो उसे कहते हैं जो पूरी सनब, यानी कि एक इल्बन एक कंपनी होती है और एक पूरी सनब होती है। पूरी प्यारे दोस्तों, पूरी बोलते हैं रूट्स बोलते हैं उर्दू में जड़ को, यानी कि मेन वर्क जो कोरिया में होता है ये उससे बोलते हैं। जैसे आप हम लोग आम जबान में सुनते रहते हैं कि एमसीटी बोलते हैं, मीडियम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और जैसे सीएनसी का काम होता है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल वर्क। इस टाइप का जो अगर आपका काम होगा तो अगर आपने पूरी सनब कंपनी में 4 साल काम किया है कम अज कम तो उसके आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं, और अगर आपने 6 साल से ज्यादा किया है तो फिर आपको उसके 15 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन जब आप उस कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में काम करते हुए आपको कम से कम 1 साल होना लाजमी है। और अगर आप इल्बन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे पक्स की कंपनी है या प्लास्टिक मोल्डिंग की है या कोई और है, अगर वो कंपनी आपकी जब आप काम शुरू किया होगा 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब वो किसी और पूरी सनद में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर भी आपको उसके पॉइंट मिलेंगे।
और इसके साथ साथ जो इल्बन कंपनी होती है जो बगैर जिसमें यानी कि टेक्निकल काम नहीं होता, उसमें अगर आपने 4 साल काम किया है तो उसके आपको 5 पॉइंट, और अगर आपने 6 साल काम किया है तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और ये हर बंदा जो है ना, ये बंदे को पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन जो पूरी सनअप कंपनी होती है वो कोरिया में एक बड़ा खूंदान है जिसे पूरी सनअप खूंदान बोलते हैं। वहाँ से जो कंपनी आपकी होगी वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और कंपनी को 3 साल भी या 2 साल भी यानी कि मुख्तलिफ शराइत होती हैं, उसके मुताबिक पूरा उतरना भी होगा, तो फिर आपको जाके ये पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन ये मिल सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद प्यारे दोस्तों फिर जो है ना आगे जो पॉइंट आ जाते हैं वो आ जाते हैं एजुकेशन के पॉइंट, के आपने कोरिया में जो आए हुए हैं और जहाँ पर जो काम करते हैं उसके हवाले से जो होता है क्यो यो क्योंगोंग। अगर आपने यहाँ कोरिया में रहकर टेक्निकल काम में किया हुआ है तो आपको और उसमें ग्रेजुएशन किया तो उसमें आपको 8 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने मास्टर किया है तो उसमें आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ये जो स्टूडेंट आते हैं ये उन्हें ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ये दोनों में से मिलेंगे कोई 1 पॉइंट। यानी कि अगर टेक्निकल में आपने टेक्निकल में ग्रेजुएशन में किया टेक्निकल किसी फील्ड में तो उसके 8 पॉइंट, और मास्टर किया है तो 10 पॉइंट, दोनों में से एक मिलेंगे। और उसके साथ जो होता है ना युनसु क्योंगोंग, यानी कि कोई आपने कोरिया में कोई रिसर्च वर्क किया है या आपने कोई ऐसा यानी कि जो जैसे पीएचडी कह सकते हैं इस टाइप का जो अगर आपने काम किया है तो वो आपका जो दौरानिया है वो अगर आपने 6 महीने से 1 साल 6 महीने से 1 साल तक का काम किया है तो वो आपको 3 नंबर, और अगर आपने 1 साल से ऊपर काम किया है तो फिर आपको उसके 5 पॉइंट मिल सकते हैं। और इसमें जो आपने थीसिस किया है इस थीसिस में आपके कम अज कम 80 पॉइंट। इसके अलावा ये जो 40 पॉइंट होते हैं ये बहुत अहम होते हैं और बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन अगर आप ये कोशिश करें तो ये भी आपको मिल सकते हैं। आप कोरिया में रहते हैं और आप स्टडी करते हैं एक अपनी काम के साथ एक एक्स्ट्रा वर्क है, इस पे भी आपको जो है ना 10 पॉइंट है। अगर आपने छुनमुन हक्सा किया हुआ है जिसे बैचलर डिग्री कहते हैं उसके 5 पॉइंट हैं, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने सोक्सा ईसा आपने ईसांग किया हुआ है तो वो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और इससे सोक्सा जो है ना मास्टर डिग्री को बोलते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों और जो है ना 10 पॉइंट कोरिया में होते हैं छुछुन सो के। छुछुन सो एक ऐसा पेपर होता है जो खोयंग नदम्बो से बनता है, और ये जो कंपनी में आप जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं ये वो कंपनी रिकमेंड करती है एक पेपर बना के छोचुन सो का, वो सेंड करती है खोयंग नदम्बो लेबर कोड को। लेबर कोड का एक बोर्ड होता है वो उसे मज़ीद रेफर करता है ऊपर, फिर वो जो है ना उसके जो हालात और वाक़यात और वो देखते हैं कि आया इस कंपनी की डिमांड क्या है, इस कंपनी का क्राइटेरिया है वो कैसा है। अगर उन्हें लगे कि ये जो है ना इस बंदे को दिया जाए तो कंपनी के लिए भी फ़ायदा है और बंदे के लिए भी फ़ायदा है तो फिर ये मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर जो ज़िले का मेयर होता है वो साथ बैठता है, पूरे 200 जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हो तो पूरे कोरिया में 200 बंदा अप्लाई करता है, और 200 में से तकरीबन 4 से 6 लोगों को ये छोछुन सो मिल सकता है, और आप कोशिश करें तो आपको भी मिल सकता है। और अगर वहाँ के नदम्बो वाले लोगों को शक हो तो वो आकर आपकी कंपनी में भी चेक कर सकते हैं, और 4 से 5 लाख वहाँ उसकी गवर्नमेंट की फीस भी होती है। और इसके साथ साथ 10 नंबर और होते हैं, वो होते हैं जहाँ पर आप रहते हैं जहाँ पर आप काम करते हैं। एक होता है ओब का एरिया और एक होता है म्यून का एरिया। ये पूरे कोरिया में एरिया होते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको क्योंगीदो में नंबर मिलें या ना मिलें, बुसान में मिलें या ना मिलें, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं आपको मिल सकता है। अगर देहात का एरिया भी है फिर भी पॉइंट मिल सकते हैं, और अगर देहात का एरिया नहीं भी है फिर भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि जहाँ पर ये ओब और म्यून का एरिया होगा वहाँ उस सिटी की उस जगह की आबादी अगर 20 लाख से कम है तो फिर आपको मिल सकता है, और अगर आप वहाँ की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको वो जो है ना 10 नंबर जो है ना वो आपको ना नहीं मिल सकते। लेकिन उसके लिए जहाँ पर आप रह रहे हैं और जहाँ ये आप नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए उस एरिया में आपको कम से कम 1 साल काम किया हुआ हो और 2 साल का वहाँ काम करते हुए तजर्बा हो। तो अगर आपने वहाँ पर 2 साल काम किया है तो आप इस चीज़ के आपको 5 नंबर, और अगर आपने 3 साल काम किया है उस इलाके में तो आपको 7 नंबर, और अगर आपने 4 साल काम किया है तो आपको वहाँ पर 10 नंबर मिल सकते हैं। इस तरह छोचन सो के 10 नंबर इस ओब और मियन के नंबर, और 10 नंबर क्योयो के एजुकेशन के नंबर, ये टोटल 30 नंबर हो गए।
اور یہ بندہ ہر بندہ لے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ 10 نمبر مزید اور ہوتے ہیں، ان میں سے 5 نمبر ہوتے ہیں پھنگسا حالتوں کے۔ پھنگسا حالتوں کے وہ 3 نمبر ہوتے ہیں، وہ 1 سال میں اگر آپ نے 200 گھنٹہ کیا ہے تو پھر آپ کو اس کے 3 پوائنٹ ملیں گے، اور اس کے ساتھ 5 نمبر ہوتے ہیں تھوچنگ کے۔ وہ ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں کوریا میں رہ کر کوئی ایسا رفائی کام کیا ہے جس وجہ سے آپ کو کوئی شیلڈ دیا گیا ہے، اور وہ شیشوں سے اور گورنمنٹ کے ادارے سے آپ کو ملا ہے، تو چھی بنگ سے یا تھنجے چی سے اگر آپ کو ملا ہے تو پھر آپ کو اس کے بھی 5 پوائنٹ مل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 پوائنٹ مزید اور ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ٹیکس کے۔ اگر آپ E9 دور میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے 1 سال میں 30 لاکھ وان تک کا ٹیکس دیا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا اپنا 5 پوائنٹ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو ملیں گے اس وقت جب آپ وہ جو شی چونگ سے یا ٹیکس آفس سے جو پیپر ملتا ہے سوتوک چھنگ سو وہ دیں گے تو پھر آپ کو ملیں گے۔ اس طرح میرے بھائی یہ ٹوٹل پوائنٹ ہو گیا 110، اور یہ آپ کوشش کریں، آپ جب کوریا میں آئے ہوئے ہیں تو اپنے پلاننگ کریں اور کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں تو آپ کو یہ پوائنٹ مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو یہ 200 جو پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں 200 پوائنٹ میں سے 50 پوائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں کوریا میں رہ کر کوئی امیگریشن رول کی خلاف ورزی کی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ اپنا نیو پاسپورٹ بنواتے ہیں اور اگر آپ 15 دن کے اندر امیگریشن میں رپورٹ نہیں کرتے تو آپ کا جب B7 ہو یا F2 ہو، جب آپ یونجن کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے 5 پوائنٹ مائنس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک دفعہ آپ نے امیگریشن کا کوئی رول توڑا ہے تو آپ کے 5 پوائنٹ مائنس ہو سکتے ہیں، 2 دفعہ توڑا ہے تو 10 پوائنٹ، اور اگر آپ نے 3 دفعہ توڑا ہے تو 50 پوائنٹ تک بھی مائنس ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کوریا میں رہتے ہوئے کوئی کوریا کے جو دوسرے قوانین ہیں اس کے وائلیشن کی ہے، جیسے تشدد کیا ہے، کوئی لڑائی کی ہے، یا کوئی عدالت کا کسی طرح کا کوئی کیس بنا اور آپ نے سامنا کیا ہے، تو وہ اگر آپ نے 1 دفعہ کیا ہے تو اس کے بھی 5 پوائنٹ مائنس ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے 2 دفعہ کیا ہے تو اس کے 10 پوائنٹ، اور اگر آپ نے 3 دفعہ کیا ہے تو آپ کے 50 پوائنٹ مائنس ہو سکتے ہیں۔ پہلے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں تھی یہ سارے تھی ریکوائرمنٹ کہ آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ اپنے پوائنٹ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے خود گھر بیٹھے پوائنٹ کی کلیکشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک آپ کی ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو کمپنی ہوتی ہے وہ کمپنی کے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کس کیٹیگری کی ہے کہ اسے یہ بندہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کے لیے جو ہے نا جو کمپنی ہوگی، وہ اگر آپ کی علبن کمپنی ہے، جو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، جو کمپنی کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اگر آپ کی کمپنی ٹیکنیکل کام کیا ہے جسے پوری صنعت بولتے ہیں، تو وہاں اگر کورین 5 سے 10 کورین ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا 1 بندہ E7 لے سکتا ہے، 5 سے 10 بندے ایسے جن کی کھوینگ بوم غائب چاہ ہوئی ہوگی تو وہ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہاں پر 10 سے 29 بندے ہیں تو پھر وہاں پر 2 بندے لے سکتے ہیں، اور اگر کمپنی عام کام کیا ٹیکنیکل کام نہیں ہے تو اس میں کم از کم 10 سے لے کر 49 تک ہوں تو 1 بندہ، اور اگر 50 سے لے کر 149 تک ہوں گے تو 2 بندے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر جو پاکستان سے یا کہیں سے بھی جس ملک سے بھی اگر کنسٹرکشن والی کمپنی میں آتے ہیں جسے کنسولیبک کو بولتے ہیں، تو اس کمپنی کی جو کمپنی جو کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے اس کی جو ہر سال کی جو آمدنی ہوتی ہے اگر وہ 50 اوک سے یعنی کہ 50 کروڑ سے زیادہ ہے تو پھر وہاں پر 1 بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زراعت میں آتے ہیں یا جیسے فشنگ ہو کی اگر اس قسم کے فیلڈ میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی ویزا E7 تبدیل ہو سکتا ہے، اور وہاں کم از کم 30 لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پر 1 بندہ لے سکتا ہے۔ پیارے دوستو یہ میری اس ویڈیو کے ساتھ میری ٹوٹل E7 4 کے متعلق 3 ویڈیو ہو گئی۔ اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو مکمل پلاننگ کرنی چاہیے، تینوں ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کاوش بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ بہت مدد اور فائدہ بھی دے گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری محنت کارآمد ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو دوست اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں E7 4 ویزا کے بارے میں تو اس تک لازمی یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی بھلا ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔